तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कृषि अकेडमी पर। और आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर डुलोंग एंड पिटला। वेरी इंपॉर्टेंट ला है, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है। एंड आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बुक जो है वो एप्लीकेबल है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक से समझा देता हूँ। जैसे आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है भाई, ठीक है, तो ये आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है क्लासिक स्टैटिक्स एंड एक आपकी होती है क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, जो क्लासिक स्टैटिक्स होती है उसका दूसरा नाम होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। समझ में आई बात। एंड जो क्वांटम होती है, क्वांटम का कोई दूसरा नाम नहीं होता, लेकिन क्वांटम के आगे दो टाइप जरूर होते हैं। क्वांटम का पहला टाइप है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स एंड क्वांटम का जो दूसरा टाइप है वो है हमारा फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को लेके आया हूँ। एंड इसका भी एक टॉपिक है डुलोंग एंड पिटला, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है बीएससी फिजिक्स के नाम से। तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको बोस आइंस्टाइन कराऊंगा, उसके बाद करेंगे हम फर्मी डिराक एंड देन हम करेंगे क्लासिक स्टैटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारे आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक का नाम है हमारा डुलोंग एंड पिट्सला। तो देखो सबसे पहले बोलता क्या है। देखो यार, एक बात को समझो। डुलोंग एंड पिट नाम के यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, बात को समझो। दो साइंटिस्ट थे हमारे। वो क्या बोले, उन्होंने कहा कि अगर हम प्रोडक्ट कर दें, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक मास की या एटॉमिक वेट, कुछ मर्जी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एटॉमिक वेट की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें स्पेसिफिक हीट के साथ में, समझ आई बात। स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन सॉलिड फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट या नियरली इक्वल टू 6। मैं बताता हूँ आपको क्या कुछ बात है यहाँ पर। देखो, डुलोंग पिटल हमको क्या कहता है, अगर हमारा कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, जो सीवी है, सीवी हमारा क्या होता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रखा है कि सीवी हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, तो अगर मैं एटॉमिक मास की सीवी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लगभग हमारा 6 के बराबर आता है। ये कहता है डुलोंग एंड पिटला, और कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, देखो यार, आपकी यूनिवर्सिटी में ना ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है। तो मैंने कई यूनिवर्सिटी में देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर डेरिवेशन पर फोकस करते हैं, लेकिन जो आपकी थ्योरी होती है, बच्चे थ्योरी कहाँ से लिखेंगे। अगर आप पेपर के अंदर ओनली डेरिवेशन लिख कर आओगे ना, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, गारंटेड बात है। थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी के लिए ही मैं यहाँ पर स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। थ्योरी भी कराऊंगा, डेरिवेशन भी कराऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहा, यही बात है यार, कि जो प्रोडक्ट होता है एटॉमिक वेट का और सीवी का, उसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक स्पेसिफिक हीट। समझ आई बात, कि जो उनका प्रोडक्ट होता है इसका हम अदर नेम लिख सकते हैं एटॉमिक स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने यहाँ पर डेरिवेशन करना है डुलोंग और पिट्स लॉ का क्लासिक फिजिक्स से। ये एक और खास बात है यार, चैप्टर तो दे रखा है ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के अंदर, लेकिन यूज इसके अंदर हो रखी है क्या, क्लासिक स्टैटिक्स। बिल्कुल कमाल की बात मुझे लगी जब मैंने ये चीज़ देखी, कि चैप्टर तो भाई साहब आप दे रहे हो बोस आइंस्टाइन के अंदर यानी क्वांटम के अंदर, लेकिन आप इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हो क्लासिक स्टैटिक्स। चलो, हमको तो करना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। देखो, डुलोंग और पिटन ने ना हमको एक बात बोली। क्या बोली, कि हमको पता है जो हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर एटम हमारे क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। ये बात सबको पता होगी कि सॉलिड के अंदर जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं, बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड बिल्कुल हार्ड होते हैं, सबको पता है ये बात। तो ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। आगे देखो, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ये भी बात पता है कि फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट व्हेन थर्मल एनर्जी इज अप्लाइड टू देम, लेकिन अगर हम सॉलिड के अंदर ना थर्मल एनर्जी अप्लाई कर दें, तो जो सॉलिड के एटम होंगे ना वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करने लग जाएंगे। समझे बात को, कि मान के चलो आपको कोई सॉलिड है, ठीक है, ये ला हमको क्या बोलता है, ये ला हमको ये बोलता है कि अगर हम सॉलिड के अंदर थर्मल एनर्जी दे देंगे ना, तो जो सॉलिड के एटम होंगे वो वाइब्रेशन करने लग जाएंगे। कहाँ पर करने लग जाएंगे, अबाउट देयर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट होने लग जाएंगे। ठीक है, और किसकी तरह लगेंगे वो हमारे एक्ट करेंगे हार्मोनिक ऑस्किलेटर की तरह। समझ आई बात, जो सॉलिड होंगे हमारे वो हार्मोनिक ऑस्किलेटर की तरह एक्ट करेंगे, अपनी ही पोजीशन पर क्या करने लग जाएंगे बेटा,
वाइब्रेट करने लग जाएँगे, ठीक है? इक्विलिब्रियम पोज़ीशन पर वाइब्रेट करने लग जाएँगे, ठीक है? अब आगे देखो, अब देखो यार क्लासिक थ्योरी ने हमको क्या बोला? चैप्टर कौन-सा है ये? क्लासिक स्टैटिक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना डेरिवेशन करने के लिए। तो क्लासिक थ्योरी क्या बोलती है? क्लासिक थ्योरी ने यहाँ पर अज़्यूम किया, क्लासिक थ्योरी ने देखो क्या अज़्यूम किया दैट दीज़ एटम आर 3D हार्मोनिक ऑस्किलेटर। क्लासिक थ्योरी ने अपना अलग पॉइंट निकाला। डुलोंग और पिटला ने यहाँ पर इतनी बात बोल दी कि ठीक है भाई वाइब्रेट करने लग रहे हैं। फिर आई क्लासिक स्टैटिक्स। क्लासिक थ्योरी यहाँ पर क्या कहती है? ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो थ्योरी है, उसने बोला कि जो ये हमारे एटम है ना, एटम आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। एटम आपके 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर हैं। 3D से यहाँ पर मतलब है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की तरह काम करेंगे हमारे एटम। ये बात किसने कही? क्लासिक थ्योरी ने कही। जो कि वाइब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर एटम। यार एक बात को समझो, अगर आपके एटम ना अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या दूसरे एटम पर डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो अपनी ही जगह पर खुद वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरे एटम का तो वहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही भाई दूसरों के अंदर, ठीक है? तो वाइब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर एटम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमको दिया गया है जो वैल्यू होंगी सीवी की वो कितनी होगी। यार आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स से आपको ये बात पता है कि सीवी की वैल्यू क्या होती है। सीवी की वैल्यू बेटा होती है कर्वी क्यू बाय में कर्वी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या आप कर्वी क्यू को कर्वी ई भी लिख सकते हो, ठीक है? कर्वी ई बाय में कर्वी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप इसको ये भी बोल सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर कर्वी टी क्या है? कर्वी टी का मतलब है टेम्परेचर में कितना चेंज हो रखा है यहाँ पर। समझ आई बात? कर्वी ई का क्या मतलब है? जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना चेंज हो रहा है या उसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हो। डेल क्यू का क्या मतलब है कर्वी क्यू का? इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम, कि आप सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो, ठीक है? इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं। जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप इतनी थ्योरी लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है? मेरी गारंटी है नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, अगर आप जितनी थ्योरी मैंने बोली है उतनी लिख दोगे, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे हमारा वी फर्स्ट ट्रीट एटम एज 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर। अब देखो यार डुलोंग एंड पिट ने अपना अलग चीज़ बोल दी कि हाँ भाई ये होता है सॉलिड के अंदर, एटम हमारे वाइब्रेट करते हैं, एक ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। फिर हमारी क्लासिकल थ्योरी आई, क्लासिकल थ्योरी बोली भाई इंडिपेंडेंट होकर वाइब्रेट करते हैं और हमारे 3D हार्मोनिक ऑस्किलेटर होते हैं। अब हमने क्या मानना है यहाँ पर? ये मानेंगे हम, यानी कि डुलोंग एंड पिट आप समझ सकते हो। डुलोंग एंड पिट ने क्या माना? क्लासिक थ्योरी ने क्या बोला? नहीं भाई एटम आपके 3 डायमेंशनल है, ठीक है? लेकिन डुलोंग एंड पिट ने यहाँ पर क्या बोला? जो आपके एटम है ना, वो आपके 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर हैं। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होंगे आपके एटम, ये बात बोली है डुलोंग एंड पिट ने, ठीक है? एंड देन एक्सटेंड रिजल्ट टू अ सिस्टम ऑफ 3n 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर वेयर n इज नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। इसका मतलब क्या है? देखो क्लासिकल थ्योरी ने ये बोला था कि एटम हमारे क्या होंगे? 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में होंगे। लेकिन डुलोंग एंड पिट ने क्या बोला? नहीं भाई 3 में नहीं होंगे, एटम हमारे किस में होंगे? 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर के अंदर हमारे एटम पाए जाएँगे। एंड जो टोटल सिस्टम होगा, डुलोंग एंड पिटला ने एक और हमको बात कही, जो हमारा टोटल सिस्टम होगा ना, टोटल सिस्टम हमारा 3n एटम से मिलकर बनेगा। 3n, n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल, या सॉलिड के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ एटम पाए गए हैं, ये वो है यहाँ पर, ठीक है? कि नहीं भाई सोल जो हमारे एटम है वो 3D नहीं है, वो हमारे 1D है। चीज़ें क्लियर हुई? आगे देखते हैं। आगे हमारा एनर्जी ऑफ 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज गिवन बाय। अब हमने 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर मान लिया कि चलो भाई ना तुम्हारी ना हमारी, ठीक है? डुलोंग एंड पिटला ने क्या बोला कि ठीक है भाई हार्मोनिक ऑस्किलेटर तुमने भी कहा था, हमने भी कहा है, लेकिन तुमने 3D माना, हमने चलो मान रखा है 1D, ठीक है? अब इस 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर की हमको निकालनी पड़ेगी सर जी एनर्जी। देखो बेटा, एनर्जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। ई से मैंने डिनोट कर लिया एनर्जी को, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है यहाँ पर पी स्क्वायर बटे 2m है, प्लस ये आपकी 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? देखो यार, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा कि जो मोमेंटम आपका होता है, मोमेंटम यार आपका होता है मास इंटू में वेलोसिटी, ठीक है? ये आपको बात पता है। आपने कहा ठीक है सर जी पता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? वास्तव के अंदर 1/2 mv स्क्वायर होती है ना, 1/2 1/2 mv स्क्वायर होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी।
जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है वो होती है 1/2 mv²। अब देखो mv कितना बन गया, एक m है एक v है, ये तो बन गया आपका p। अब बचा कितना, एक v एक्स्ट्रा रह गया यहाँ पर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने कर दिया, ठीक है। एंड नीचे मुझे m से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म कितनी बन जाएगी, एम वी का होल स्क्वायर, और एम वी की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, p है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना बचेगा, 2m बचेगा। बात आई समझ में। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 1/2 mv² के हिसाब से हमने मानी है, 1/2 m v की जगह हमने यहाँ पर क्यू ले रखा है, एंड ओमेगा नोट है यहाँ पर क्या आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पर जो m है ये ऑस्किलेटर का मास है, ओमेगा नोट आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑस्किलेटर की, कि आपका ऑस्किलेटर जो वाइब्रेट कर रहा है किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये आपकी ये है। क्या वो यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है हार्मोनिक ऑस्किलेटर की, ये आपको ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नहीं बाकी मैंने बता भी दिया कैसे फॉर्मूला आपका डिराइव हो रखा है, ठीक है। आगे आगे थोड़ी और थ्योरी है, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखो, इफ़ वी एज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑस्किलेटर इन एनर्जी ओबे एम बी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यहाँ पर क्या माना है कि अगर हम ये माने कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑस्किलेटर का, अगर वो हम एमबी स्टैटिक के हिसाब से करेंगे, बात आई समझ में। अगर हम जो हमारे एटम है ऑस्किलेटर हैं, अगर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एमबी स्टैटिक के हिसाब से या क्लासिक स्टैटिक के हिसाब से, तब हमको एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी। हमने टोटल एनर्जी तो निकाल ली, टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप क्लासिक स्टैटिक के हिसाब से चलोगे, डुलोंग एंड पिटला कुछ और बोल रहा है, अब क्लासिक स्टैटिक कुछ ने कुछ और कहा। क्लासिक स्टैटिक ने क्या बोला, अगर आपको निकालना है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्किलेटर का, तब आपको यहाँ पर एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो अब हमारा जो डेरिवेशन चलेगा ना, वो चलेगा एवरेज एनर्जी को निकालने के लिए, कि हम एवरेज एनर्जी कैसे निकाल पाएंगे ऑफ ईच हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ठीक है। एवरेज एनर्जी को सबसे पहले ये देखो कि आप डिनोट किस चीज़ से करोगे। एवरेज एनर्जी का सिंबल होता है ई के ऊपर ये बार का साइन है, ई बार, या फिर आप ई को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जो सिंबल आपको सही लगे आप वो सिलेक्ट करो, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना होता है, ऊपर इंटीग्रेशन होती है 0 से इन्फिनिटी की, एंड नीचे भी आपकी इंटीग्रेशन होती है 0 से इन्फिनिटी की, ठीक है। जो ऊपर वाली हमारी टर्म है, ऊपर हमारी टर्म बनेगी स्मॉल ई, जो आपकी टोटल एनर्जी आपने निकाल ली, या आपने जो थर्मल एनर्जी निकाल ली, इसको आप थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंड ई की यहाँ पर पावर है यही, ई की माइनस में ई बाय में के बी टी है, इंटू में डी ई है। यहाँ पर टी टेम्परेचर है, डी ई आपको पता ही है एनर्जी के लिए हमने इस्तेमाल किया है, स्मॉल डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। एंड के बी क्या है, के बी है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट आपका क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, केबी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है आर बटे में एन। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, मैंने आपको वैसे बता दिया फॉर जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे नीचे देखो, नीचे 0 से इन्फिनिटी है, ई की पावर में माइनस में ई बाय में के बी टी है, ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल है बाय यहाँ पर, एंड इनटू में आपका डी ई है। अब आगे हमको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले ना हमको ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमको पता है ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू ये रही हमारे पास। तो हमको ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी पड़ेगी। देखो कैसे पुट करेंगे वैल्यू को, आगे देखो, आगे देखो, आगे हमारा यहाँ पर ये मीन एनर्जी हो गया, ठीक है, मीन एनर्जी हो गया, एंड ये हमारा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो गया। ई के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी बिल्कुल सेम जो मैंने निकाली थी ई की वैल्यू। आगे मेरा ई है, ई की पावर में माइनस है, मैंने बाहर ले लिया। ई की दोबारा से मैंने वही सारी वैल्यू पुट कर दी, पी स्केयर बटा 2m, प्लस के अंदर एम ओमेगा नोट स्केयर क्यू स्केयर, एंड डिवाइड है मेरा 2 है। अब इस जनरल इक्वेशन के अंदर आप देखो तो डिवाइड के अंदर कितना है, डिवाइड के अंदर आपका के बी टी है, तो यहाँ पर भी मैंने के बी टी पुट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नॉर्मल डेरिवेशन हमारा चल रहा है अब तक। डीई की जगह मैं क्या पुट करूँ, पूरी इक्वेशन में जो मेन वेरिएबल है हमारे, वो एक तो हमारा पी है मोमेंटम, एंड एक हमारा क्यू है। क्यू हमारे क्या था, हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट है मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से। समझ आई बात, आगे देखते हैं। तो डीई को हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, डीई को हमने रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर डीपी से, एंड डी क्यू, ये डीपी है ये हमारा डी क्यू है, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे हमारी देखो क्या है, इंटीग्रेशन एज इट इज मैंने सेम रख ली, ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी है पी स्केयर बटा 2m,
ठीक है? ई की पावर के अंदर पुट करा है। ई की पावर के अंदर मैंने ले लिया, बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम वैल्यू, पी स्क्वायर बटा 2m प्लस दिस इंटू में, ठीक है, डिवाइड बाय 2 आ गया। एंड डिवाइड में हमारा क्या रहा? डिवाइड में केबीटी है, तो एज़ इट इज़ लिख लिया। नीचे भी डीई है, डीई की जगह क्या पुट करूँगा मैं? डीपी इंटू डीक्यू मैंने पुट कर दिया। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वो मैंने सारी सेपरेट कर ली हैं। ये मीन एनर्जी है, ठीक है? पीछे मैंने जो लिखा था, एक बार पीछे की आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने पीछे टर्म लिखी थी अपनी, वो टर्म लिखी थी मैंने ये वाली, ठीक है? पी स्क्वायर बटे में 2m था प्लस दिस था इंटू में दिस था। अब जितनी भी पी की टर्म है, पी की जितनी टर्म है वो मैं सारी एक जगह करूँगा, क्यू वाली जितनी टर्म है वो मैं सारी एक जगह करूँगा। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है? देखो, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया मैंने 0 से इन्फिनिटी का। अब पी स्क्वायर बटे 2m है, ये तो मैंने अलग ले लिया। पी की जितनी भी ई की टर्म में अंदर, ई की टर्म में वैल्यू जितनी है, ई की माइनस पी स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2m है, इंटू केबीटी है, इंटू डीपी है, ये मैंने अलग ले ली। नीचे मेरा 0 से इन्फिनिटी है, ई की माइनस पी स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2m केबीटी है, डीपी, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर वैल्यू अलग-अलग करी है। पी की अलग कर ली, यहाँ पर क्यू की जितनी वैल्यू है मैंने सारी अलग कर ली। ये मल्टीप्लाई में डी क्यू है, नीचे मल्टीप्लाई में डी क्यू है, ठीक है? यहाँ पर ई की जितनी भी क्यू के अंदर टर्म थी सारी ले ली, ऊपर ये वाली टर्म सारी अलग ले ली। अब मुझको पुट करना है, ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है। स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। देखो, हमने वाई स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, पी स्क्वायर बटे 2m एंड के बी टी। आप ये बात याद रखना, यहाँ पर ई की जो वैल्यू है, ई की जो टर्म है पी स्क्वायर बटे में 2m के बी टी, इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है। ई की जो जो भी वैल्यू होगी आप उसको वाई स्क्वायर पुट करोगे। यहाँ पर ई की जो भी वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी है? एम ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे में 2 के बी एंड टी है, तो उसको आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करोगे। समझ आई बात? उसके बाद देखो आपने क्या करना है, आपने पुट कर दिया। अब देखो मीन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? मीन एनर्जी की वैल्यू देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बटे में 2m है, किस चीज़ की कमी है? आप बोलोगे सर केबीटी की कमी है। तो अगर मैं केबीटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझको बाहर केबीटी से डिवाइड करना पड़ेगा ना? तो बिल्कुल एज़ इट इज़ आपने कर देना है। आपने बाहर केबीटी से कर दिया मल्टीप्लाई एंड नीचे आपने कर दिया केबीटी से डिवाइड, ठीक है? तो आपका कितना बचा? यहाँ पर देखो पी स्क्वायर बचा आपका, एंड ये आपका बराबर है किसके? वाई स्क्वायर के। आपकी एज़ इट इज़ यही इक्वेशन आपने ये वाली बना ली, तो आपकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर। आगे देखो, ई की जितनी भी टर्म है, इसको मैंने क्या पुट कर रखा है? वाई स्क्वायर पुट कर रखा है ना, तो यहाँ पर मेरा बन गया ई की माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? आगे देखो, डीपी है। अब देखो यार, डीपी तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, मुझको लिखनी पड़ेगी वैल्यू डी वाई की टर्म के अंदर, तो मैं यहाँ पर डी वाई लिख लूँगा, ठीक है? डी वाई लिख लूँगा। ये स्टेप आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि डी वाई के साथ में आपको लिखना ही लिखना है अंडर रूट 2m इंटू में के बी टी। समझ आई बात? ये एक स्टेप है थोड़ा याद करने का, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, बाकी तो सब चीज़ लगभग कंसेप्ट पर चल रही हैं। आगे देखो, नीचे हमने लिखना है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है। अब देखो, ऊपर हमारा क्या था? ई की ये पावर थी ना, अब ये सारी सारी मैंने कितनी ले रखी है? वाई स्क्वायर ले रखी है, तो नीचे मेरा आ गया ई की माइनस वाई स्क्वायर। डीपी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? डी वाई पुट कर दिया, एंड ये मैंने कह रखा आपको कि आपको लेना है। इससे ये कट कट भी जाएगा, तो लिखो या ना लिखो बात तो एक ही है। आप इसको काट भी सकते हो, ठीक है? ये आप कट यहाँ पर कट जाएगा। आप ना ना लिखो, ठीक है? डी वाई तक आप छोड़ दोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये तो मैंने कर दिया जितनी भी पी की टर्म थी। ये मैंने इस चीज़ का सारा सॉल्यूशन आपको दिखा दिया करके। आगे देखो, जितनी भी हमारी क्या वाली टर्म है, वो देखो कैसे करेंगे। प्लस हमने ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है। अब ज़रा ये देखो, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, बटे में 2 है। किस चीज़ की कमी है भाई? अगर मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो मुझको डिवाइड करना पड़ेगा नीचे केबीटी से। अगर मैं केबीटी से डिवाइड करूँगा नीचे, 2 को अगर यहाँ पर मैं केबीटी से डिवाइड करूँगा, तो बाहर मुझे केबीटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल एज़ इट इज़ मुझे को ये काम करना पड़ेगा। तो बाहर मेरा कितना आ जाएगा? बाहर मेरा आ जाएगा केबीटी, ठीक है? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, अंदर मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और आगे देखो, ई की माइनस में सारी की सारी टर्म हमारी कितनी बन जाएगी? एक्स स्क्वायर बन जाएगी ना। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ई की माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी क्यू की जगह आपको पता ही है सारी टर्म मेरी एक्स में चल रही है, तो यहाँ पर मैं डी एक्स ले लूँगा। तो डी क्यू की जगह मेरा डी एक्स आ गया, इंटू मैंने आपको बोल रखा है ये आपस में कट जाएंगे,
या छोड़ भी सकते हो, ठीक है? ये मेरी मिस्टेक है, मैं वैसे लिख दिया, बुक के अंदर लिखा होता तो मैंने लिख दिया। बाकी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अगर आप नेगलेक्ट कर दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वैसे भी ये कट रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है? आगे देखो, नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है। नीचे बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे मैंने y का बनाया ऐसे बन जाएगा e की माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है? तो कुल मिला के आपकी जो मीन वैल्यू बनी ना, वो आपकी ये बन जाएगी, मीन वैल्यू केबीटी बना यहाँ पर, ठीक है? 0 से इन्फिनिटी बना, नीचे 0 से इन्फिनिटी है। ये y के अंदर वैल्यू बनी है e की y में, ठीक है? यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर e की माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे मेरा e की माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है? अलग-अलग इंटीग्रेशन की लिमिट है, ठीक है? अब देखो, अब हमको इंटीग्रेशन के फ़ॉर्मूला यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि हमको कौन-सा फ़ॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। देखो, अगर आपका एक्स स्क्वायर है, e की माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ई की माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है। इसका तो इंटीग्रेशन आपने करना है अंडर रूट पाई बटे में 4, जो वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा। इसकी जगह मैं मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अंडर रूट पाई बटे में 4, जो मेरी नीचे वाली टर्म है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ऊपर मेरा क्या है? वाई स्क्वायर है साथ में, और एंड ई की माइनस वाई स्क्वायर है। नीचे मेरा अकेला ई की माइनस वाई स्क्वायर है। तो मैं इसका हाफ कर दूँगा। अंडर रूट पाई बटे 4 का जैसे मैंने हाफ किया, लगभग मेरा कितना आ गया? अंडर रूट पाई बटे में 2 आ गया। समझ आई बात? इसका इंटीग्रेशन आपको ये पुट करना है एंड इसका इंटीग्रेशन आपको अंडर रूट पाई बटे में 2 पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही यहाँ पर ये पुट किया, तो मीन एनर्जी के साथ में मेरा केबीटी है, यहाँ पर अंडर रूट पाई बाई 4 आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा, ये वैल्यू मेरी बनेगी 2 बटे में अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई से कैंसल हो जाएगा एंड 2 बटे में 4 आपका 1 बटा 2 हो जाएगा। तो मीन एनर्जी मेरी कितनी बनी? यहाँ से 1 बटा 2 केबीटी वैल्यू, यहाँ से मेरी आई हाफ केबीटी वैल्यू। तो कुल मिला के मीन जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज जो मेरी एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है, वो मेरी कितनी बनी? केबीटी बनी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करूँ, कुल मिला के जो सारा किस्सा था हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि वाइब्रेशन कितनी हो रही है ना, वहाँ से हमारा सारा किस्सा स्टार्ट हुआ था कि आपका जो सॉलिड के अंदर एटम होते हैं वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पर, ठीक है? तो टोटल जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वो आपकी बराबर हो जाएगी मीन एनर्जी एंड इनटू में टोटल जो आपका सिस्टम है। मैंने पहले ही आपको बताया था टोटल सिस्टम हमने कितना कंसीडर कर रखा है, 3n। एन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम है क्रिस्टल के अंदर, टोटल हमारा सिस्टम 3n है, साथ में मेरी मीन एनर्जी मिल जाएगी। तो 3n की मल्टीप्लाई मैं कर दूँगा मीन एनर्जी एंड मीन एनर्जी मेरी कितनी आई है? केबीटी आई है। समझ में आई बात? तो देखो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3n के साथ मेरा केबीटी आ गया यहाँ पर, ये मेरा एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है मेरी ये। अब आगे देखो, ई की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ से मैं सीवी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सीवी मेरा कितना होता है? सीवी मेरा होता है, मैंने फॉर्मूला पहले आपको लिखा था, बताया था आपको, कर्वी ई बाय में कर्वी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है, जो मेरी यहाँ पर ये वैल्यू आई है ई की। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव कर दोगे तो जितनी टर्म है बाहर निकल जाएंगी। तो इसका सीवी का आंसर आ जाएगा 3n के बी एंड टी का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा। फिर आपने निकालना है सीवीएम। सीवीएम क्या होता है? सीवीएम आपका मोलर हीट कैपेसिटी। सीवीएम क्या होता है? आपका मोलर हीट कैपेसिटी होता है, जितने भी सॉलिड है उनकी मोलर हीट कैपेसिटी आपने निकालनी है। वो आप कैसे निकालोगे? ये बिल्कुल एज इट इज सेम वैल्यू आ जाएगी 3n इंटू में केबी। मैंने पहले बताया था केबी का फॉर्मूला क्या होता है? केबी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है आर बटा एन। तो एन से एन कैंसिल हो गया, कुल मिला के सीवीएम वैल्यू आई 3 आर के बराबर। और अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 5.96 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। जो यूनिट होती है मोलर हीट कैपेसिटी की या हीट कैपेसिटी की, वो कितनी होती है? वो होती है कैलोरी पर मोल पर डिग्री। आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, यहाँ पर देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, आगे हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है। हमने यहाँ पर ना एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है यहाँ पर स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर। देखो, ग्राफ मैंने बनाना है सीवी के अंदर और टेम्परेचर के अंदर, सीवी के अंदर और टेम्परेचर के अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर सीवी है, सीवी की मैंने वैल्यू कितनी लेनी है? यहाँ पर 6 लेनी है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है उसकी मल्टीप्लाई एटॉमिक मास के साथ वो लगभग 6 के बराबर होती है। कुल मिला के डुलोंग और पिटला 6 के लगभग आस-पास घूमता है, ठीक है? कि आखिरी आंसर मेरा 6 आना चाहिए या 6 के अप्रॉक्स आना चाहिए, तो मेरा वही तो आया आंसर ये।
ठीक है? तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली सीवी की, नीचे मैंने ले लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर मैंने ले लिया 50 केल्विन है, 100 केल्विन, 150 केल्विन, 200 केल्विन। तो 200 केल्विन तक मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। 200 पर एंड यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर आप पॉइंट बना सकते हो 0, 2, 4, 6, ठीक है? मैंने लिखे नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी इन पॉइंटों की। तो 6 से मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दी है 200 तक। बिल्कुल 200 और 6 के जो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक ग्राफ बिल्कुल इसकी सीध में मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है? ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई। इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है? कैसे याद करो लेकिन करना पड़ेगा। बस इतना बता दूँ आपको मैं कि 6 के बराबर आएगा कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीवी की वैल्यू आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ये देखो, सीवी की वैल्यू बढ़ रही है जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, ग्राफ आपने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। दिस इक्वेशन शो दैट मोलर हीट जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि मोलर हीट कैपेसिटी हर एक सॉलिड की लगभग 6 के बराबर है। 5.96 या 6 में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है? आगे देखते हैं, जो सीवी की वैल्यू है वो बढ़ती है टेम्परेचर के साथ-साथ। ग्राफ के अंदर देख लिया, ग्राफ ये साफ-साफ बता रहा है कि सीवी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है एंड सीवी की वैल्यू घटेगी भी जैसे आपका टेम्परेचर घटेगा। लेकिन डुलोंग एंड पिटला हमको क्या नहीं बता पाया, डुलोंग एंड पिटला फेल हो गया। ठीक है, ये ला हमारा फेल हो गया आखिरकार में टू एक्सप्लेन क्यों, व्हाई जो सीवी की वैल्यू है वो घट रही है टेम्परेचर के साथ-साथ। अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो सीवी की वैल्यू कम क्यों हो जाएगी? ये बात हमको नहीं बता पाया हमारा डुलोंग एंड पिटला। तो ये लिमिटेशन है डुलोंग एंड पिटला की, लिमिटेशन बोल लो या उसको आप बोल सकते हो डिस्क्रिपेंसी है डुलोंग एंड पिटला की। एंड ये रिज़ॉल्व करी गई जो लिमिटेशन है इसका सॉल्यूशन निकाला गया यहाँ पर आइंस्टाइन के द्वारा 1911 में, ठीक है? आइंस्टाइन मॉडल जो 1911 में आया एंड डीबे मॉडल आया 1912 के अंदर, ठीक है? डीबे मॉडल आया 1912 के अंदर। तो ये सब कुछ था भाई। दिस इज़ कॉल्ड डुलोंग एंड पिट्सला। तो इस प्रकार आपके अगर आप बिल्कुल एज़ इट इज़ लिख देते हो पेपर के अंदर, थ्योरी वगैरह भी, डेरिवेशन वगैरह भी, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, कितने नंबर का क्वेश्चन हो चाहे, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, आगे बढ़ाएँगे सीरीज़ को एंड कोशिश करेंगे आपकी पूरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स खत्म कर दें। उसके बाद कोशिश करेंगे थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने की। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।